हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में फिर लागू हुआ लॉकडाउन, सिर्फ अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें रहेंगी खुली। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहेंगे, बाकी सभी चीजों पर पाबंदी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेल मंत्री पीयूष गोयल का आया बड़ा बयान, कहा नहीं होगा रेलवे का निजीकरण। जी हां दोस्तों, देश भर में ट्रेनों के निजीकरण को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इसी बीच रेल मंत्रालय का एक बयान सामने आया है और इस बयान में साफ तौर पर कहा है कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवाएं वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया था, जिसमें प्राइवेट पार्टीज को 30,000 करोड़ का निवेश करना था। इसके बाद से ही ट्रेनों के निजीकरण को लेकर चर्चा होने लगी है। और इसी बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके कहा कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवाएं वैसे ही चलेंगी। निजी भागीदारी से 109 रूट्स पर 151 अतिरिक्त आधुनिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका कोई प्रभाव रेलवे की ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रेनों के आने से रोजगार का सृजन होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने से केंद्र सरकार ने किया मना। जी हां दोस्तों, यूं तो पीएम केयर्स फंड को लेकर राजनीतिक जंग जारी है। अब जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए स्पष्ट कहा है कि इसका कोष एनडीआरएफ में नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कहा है कि पहले से किसी विधायकी कोष के होने से पीएम केयर्स जैसे स्वैच्छिक योगदान वाला अलग भिन्न कोष बनाने की मनाही नहीं है। दरअसल गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एक याचिका दाखिल की थी और इसी याचिका को खारिज करने की अपील करते हुए सरकार ने अन्य दलीलों के अलावा याचिका दाखिल करने वाली संस्थान पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि संस्थान के नाम से ही स्पष्ट है कि यह संस्थान सिर्फ जनहित याचिका दाखिल करने के लिए बनाई गई है, जबकि जनहित याचिका की अवधारणा है उन लोगों की बात कोर्ट तक पहुंचाना जो स्वयं कोर्ट नहीं आ सकते। सिर्फ जनहित याचिका दाखिल करने के लिए एक संस्था का होना इस अवधारणा के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक सर्वे में आया सामने, कर्नाटक में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को करनी पड़ी दैनिक मजदूरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक में 18 वर्ष से कम उम्र किशोरों को दैनिक मजदूरी का काम करना पड़ा है। इसका खुलासा एक सर्वे में हुआ है। स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट द्वारा जून में किए गए इस सर्वे में राज्य के 1572 स्टूडेंट, 452 टीचर, 770 पेरेंट्स ने हिस्सा लिया है। दैनिक मजदूरी के काम में लगने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से मार्च के बाद से सभी शैक्षणिक गतिविधियां रुक गई थी। SVYM ने यह सर्वे यह जानने के लिए किया है कि आखिर इस दौरान छात्रों की स्थिति कैसी रही। सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सर्वे मुख्य रूप से बेंगलुरु, धारवाड़ और मैसूर जिले में किया गया। तीनों ही जिले कर्नाटक के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मुफ्त राशन देने में की आनाकानी तो अब होगी सख्त कार्रवाई, इस फोन नंबर पर करें शिकायत। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को गरीब कल्याण योजना के विस्तार की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नवंबर 2020 तक मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था। साथ ही इस योजना में उन लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड लाना होगा। इस योजना के तहत गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति सदस्य गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार को फ्री दिया जाएगा।
और ऐसे में अगर किसी कार्ड धारक को मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रण कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800180208 और 180021255512 और 1967 जारी किए हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अलग से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो दोस्तों, अगर अब आपको राशन लेने में कोई दिक्कत होती है तो इन नंबरों पर आप शिकायत करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंडियन रेलवे की मेहनत हुई सफल, जल्द ही बिना बिजली और डीजल के दौड़ेगी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 महीनों में इंडियन रेलवे कई नई चीजें लॉन्च कर चुका है। क्लीन फ्यूल के इस्तेमाल को रेलवे ने और आगे बढ़ाया है। भारतीय रेलवे ने बैटरी से चलने वाले इंजन को बनाया और इसका सफल परीक्षण भी किया है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ही दिनों में अब पटरियों पर बैटरी से चलने वाली ट्रेनें नजर आ सकती हैं। रेलवे के मुताबिक इस इंजन का निर्माण बिजली और डीजल की खपत को बचाने के लिए किया गया है। इंडियन रेलवे ने बताया है कि पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाली ड्यूअल मोड शटिंग लोको नवदूत का निर्माण किया गया, जिसका परीक्षण सफल रहा। बैटरी से ऑपरेट होने वाला यह लोको डीजल की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी एक बड़ा कदम होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट के करीब, ओली और प्रचंड के बीच बातचीत विफल, पीएम का हटना लगभग तय। जी हाँ दोस्तों, चीनी राजदूत के दखल के बाद भी नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी अपने अंदरूनी कलह से नहीं उबर पाई है। नहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पीछे हटने के लिए तैयार है, नहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड। हफ्ते भर में कम से कम 6 मुलाकातों के बावजूद दोनों नेता अपने मतभेद दूर नहीं कर पाए। बुधवार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक सिर्फ इसलिए टाल दी गई थी कि दोनों शीर्ष नेताओं को अपने मतभेद दूर करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। यह बैठक अब शुक्रवार को होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी 68 वर्षीय ओली के राजनीतिक भाग्य का फैसला सुना देगी। ओली से प्रचंड ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल जैसे नेता भी बहुत नाराज हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मीटिंग के दौरान नेपाली प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एशिया के सबसे बड़े रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ऊर्जा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा आर.के. सिंह भी शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। परियोजना को लगभग 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है, इससे बड़ी राशि की बचत हो रही है। इस परियोजना को विश्व बैंक का ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत सस्ती दरों पर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिखने लगा चीनी सामान पर बैन का असर, मोबाइल चार्जर, कवर, स्क्रीन गार्ड की कीमतों में हुआ इजाफा। जी हां दोस्तों, चीन से इंपोर्ट पर बैन और चीनी विरोधी माहौल बनने से मोबाइल एसेसरीज के दाम बढ़ गए हैं। चार्जर, स्क्रीन गार्ड, कवर, केबल का 70 से 80% आयात चीन से होता है। अब इनके दामों में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। चीन से इंपोर्ट पर कस्टम की सख्ती का असर देश के मोबाइल एसेसरीज पर दिखने लगा है और जिससे बाजार में मोबाइल एसेसरीज की उपलब्धता कम हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार।
तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य तथा पूर्वी भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इन भागों में भी एक दो जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि और गंगीय पश्चिम बंगाल और राजस्थान के पूर्वी भागों में एक दो स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में छुटपुट जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों गुरुवार को लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले जून महीने में लगातार 21 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। इस दौरान डीजल की कीमत में 11 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं पेट्रोल का दाम भी 9 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर चढ़ गया था। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया, जिससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 83 पैसे पर बनी हुई है। वहीं डीजल की कीमत बिना किसी बदलाव के 80 रुपए 78 पैसे पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 50,000 रुपए के पार हुआ सोना, 1272 रुपए महंगी हुई चांदी। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तर्ज पर दूसरे दिन भी दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को 10 ग्राम सोने का भाव 232 रुपए चढ़ गया था। साथ ही आज चांदी की कीमतों में 1275 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 232 रुपए बढ़कर 50,184 रुपए हो गया है, जबकि चांदी का भाव 1275 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 52,930 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया ने दिया चीन को झटका, हांगकांग के साथ की प्रत्यार्पण संधि स्थगित। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यार्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश की, ताकि वे यहां नया जीवन शुरू कर सकें। पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र हांगकांग में नया कानून थोपे जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। मॉरिसन ने कहा है कि चीन द्वारा हांगकांग में थोपा गया नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दुनिया भर की कई सरकारों के लिए परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फुटपाथ पर रहने वाली भारतीय 10वीं में लाई फर्स्ट डिवीजन, नगर निगम ने गिफ्ट में दिया फ्लैट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं और इस बार पिछली बार की तुलना में परीक्षा फल के नतीजे बेहतर रहे और कई छात्रों ने टॉप किया। लेकिन एक छात्रा ऐसी रही जिसके पास ना तो रहने को घर था और ना ही पढ़ने के लिए प्रॉपर सुविधाएं। लेकिन कहावत है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए भारती खांडेकर ने फुटपाथ पर रहकर भी 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। भारती की सफलता पर हर कोई खुश है। इंदौर नगर निगम की तरफ से भारती को बड़ा गिफ्ट दिया गया है। निगम ने भारती को एक फ्लैट और घर में लगने वाली जरूरी सामान मुफ्त में दिए हैं और आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भी फैसला किया है। तो दोस्तों, इंदौर नगर निगम के सराहनीय कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यहाँ खुला दुनिया का पहला सोने से बना होटल, कमरों से लेकर टॉयलेट सीट भी गोल्ड की। एक रात के लिए चुकाने होंगे इतने पैसे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोने से बने हुए होटल में रुक सकते हैं, या सोने के कप में चाय पी सकते हैं, या सोने की बाथटब में नहा सकेंगे। लेकिन अब आपका यह सपना सच हो सकता है। विनियत नाम के हनोई में दुनिया का सबसे पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खुल गया है। 20 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बने इस होटल में गलियारे और कमरों से लेकर छुरी कांटे और टॉयलेट सीट तक हर चीज पर सोने की परत चढ़ाई गई है।
और इस होटल में रुकने का खर्चा लगभग एक रात का 19,000 रुपए आता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 4G स्मार्ट वॉच। प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने वाली वैश्विक कंपनी सैमसंग ने भारत स्थित अपने नोएडा संयंत्र में स्मार्ट वॉच का विनिर्माण भी शुरू कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को कहा है कि यह उसके मेक इन इंडिया प्रयासों का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग ने इसी के साथ एक नई 4G स्मार्ट वॉच गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 4G का एल्यूमिनियम संस्करण भी पेश किया। इसका विनिर्माण देश में ही किया गया है। इसकी कीमत लगभग 28,490 रुपए है और यह 11 जुलाई से ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।